कहानी एक घने जंगल से शुरू होती है, जहां मूसलाधार बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। हमारा हीरो टोपी पहने एक पेड़ के नीचे शांति से बैठा है। उसके कंधे पर उसका छोटा सा पालतू नीला पेट है। लड़का अपने नन्हे साथी को कुछ खिला रहा है। पालतू जानवर खुशी खुशी अपनी पूंछ हिलाते हुए खाना खा रहा है। तभी अचानक दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज आती है और लड़का सतर्क हो जाता है। तभी एक लड़की सफेद और नीले कपड़ों में हाथ में तलवार लिए एक सफेद घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से गुजरती है। उसकी आंखों में घबराहट और हड़बड़ी साफ दिख रही है। लड़की का घोड़ा इतनी तेज है कि वह लगभग पेड़ के पास बैठे हीरो चेन के ऊपर से निकल जाती है। चेन अपनी टोपी उतारकर हैरान होकर उसे देखता रह जाता है और सोचता है इसे क्या हुआ है। लड़की को अंदाजा नहीं है कि आगे खतरा है। कीचड़ भरे रास्ते पर एक रस्सी बांधी गई है। जैसे ही घोड़े के पैर उस रस्सी से टकराते हैं, घोड़ा अपना संतुलन खो देता है। लड़की की आंखें डर से फैल जाती हैं क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वह जाल में फंस गई है। घोड़ा तेजी से आगे की ओर झुकता है और गिरने वाला होता है। इससे पहले कि घोड़ा जमीन पर गिरे, लड़की अपनी जान बचाने के लिए घोड़े की पीठ से एक ऊंची छलांग लगाती है, जबकि उसका बेचारा घोड़ा जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। लड़की सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरती है, हालांकि वह भीगी हुई है। जैसे ही वह नीचे पहुंचती है, मास्क वाले दुश्मनों की एक पूरी टोली उसे चारों तरफ से घेर लेती है। ये दुश्मन पेड़ों और झाड़ियों से निकलकर तलवारों के साथ उस पर झपटते हैं। चारों तरफ से घिर जाने के बाद महिला घबराती नहीं है। वह अपनी आंतरिक जादुई शक्ति को जागृत करती है। उसके हाथों से लाइटनिंग निकलने लगती हैं। वह अपनी हाथों के जरिए एक विशाल थंडरस्टॉर्म पैदा करती है। एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ बिजली का उजाला फैल जाता है। धमाके के बाद धुआं और धूल उड़ती है। जब धुआं छंटता है तो महिला अभी भी अपनी पोजीशन में खड़ी होती है, लेकिन वह थोड़ी परेशान दिखती है क्योंकि दुश्मन शायद अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। नकाबपोश दुश्मन फिर से धुएं से बाहर निकलते हैं। उनके सीने पर लाल रंग के चमकते हुए सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, जो इशारा करते हैं कि वे किसी फॉर्मेशन में हैं। तभी सीन अचानक बदलता है और हीरो, जिसके कंधे पर एक छोटा सा नीला पेट बैठा है, बारिश में भीग रहा है। वह अपनी नीली शर्ट को निचोड़ रहा है, मानो वह इस लड़ाई से बेखबर हो या पास ही कहीं इंतजार कर रहा हो। आखिरी फ्रेम में एक घुड़सवार को तेजी से वहां से गुजरते हुए दिखाया गया है। अचानक एक घोड़ा तेज रफ्तार से आता है और उस पर सवार ओल्ड मैन संतुलन खोकर कीचड़ में गिर जाता है। चेन उनसे पूछता है, क्या आप ठीक हैं? वह बुजुर्ग को सहारा देकर उठाता है। ओल्ड मैन हंसते हुए, अभी अभी यहाँ से एक लड़की गुजरी। तभी चेन और स्पिरिट बीस्ट दोनों की नजरें जंगल की ओर मुड़ती हैं, जहां उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। चेन की आंखों में गंभीरता आ जाती है। सीन बदलता है और लड़की भाग रही है। उसके पीछे असैसिन्स लगे हुए हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए रिवर के किनारे पर पहुंचती है और बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा देती है। असैसिन्स पीछे से चिल्लेट है, वहीं रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। असैसिन्स एक विशालकाय तीर का उपयोग करते हैं। वे नदी में तैर रही लड़की पर सीधा निशाना साधते हैं। एक भारी भरकम तीर पानी को चीरता हुआ उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। जल्दी करो, उसे भागने मत देना। जैसे ही तीर लड़की के करीब पहुंचता है, कोई बाहरी शक्ति उसे बचाती है। नदी का पानी एक विशाल बवंडर वाटर वोर्टेक्स का रूप ले लेता है, जो तीर को हवा में ही रोक देता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। यह कोई साधारण तूफान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली टेक्निक लग रहा है। FIR, हम उसी लड़की को देखते हैं। उसके चेहरे पर डर और हैरानी के भाव हैं। अगले ही पैनल में हमारा हीरो चेन लेई सामने आता है और उसके शरीर से लाइटनिंग निकल रही है। पीछे वो ओल्ड मैन नाव चला रहे हैं। लड़की पानी में तैरते हुए नाव की ओर भाग रही है। नाव पर एक नीले कपड़ों वाला लड़का, नायक, उसे बुला रहा है। मिस, जल्दी नाव पर आ जाएं। किनारे पर खड़े सैनिक चिल्लाते हैं।
उसे भागने मत देना। वे लड़की पर तीरों की बारिश कर देते हैं। लड़का अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसके हाथों से नीली बिजली लाइटनिंग निकलने लगती है। तुम कमीनों, मर जाओ। वह एक जोरदार बिजली का झटका छोड़ता है जो सीधा एक दुश्मन की तरफ जाता है। एक नकाबपोश हमलावर अपनी रक्षा के लिए एक लाल रंग का जादुई टैलिस्मान निकालता है। बिजली उससे टकराती है पर हमलावर को कुछ नहीं होता। यह तो बिजली के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सबसे बेहतरीन ग्रेड का जादुई टैलिस्मान है। लड़की अब नाव पर सुरक्षित है। वह लड़के को चेतावनी देती है। लड़की हत्यारे के पास ऐसा टैलिस्मान है जो बिजली को रोकता है। उससे लड़ना समझदारी नहीं होगी मेरे हीरो। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़े। नायक, मैं भागने के बजाय आखिरी दम तक लड़ना पसंद करूंगा। विनाशकारी प्रहार थंडर स्ट्राइक। लड़के के शरीर पर नीले रंग के जादुई टैटू चमकने लगते हैं। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आसमान से बिजली का एक विशाल खंभा थंडर स्ट्राइक नीचे गिरता है। एक धमाका होता है और किनारे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। दुश्मन गायब हो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। बालों वाला नायक मेन लीड लड़की लड़के की ताकत में देखकर दंग रह जाती है। बहुत ताकतवर थे। क्या यह कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? रिइंकार्नेशन के बाद अपनी जन्मजात बिजली की शक्ति लाइटनिंग एप्टीट्यूड का प्रदर्शन कर दिया, वरना आज हालात खतरनाक हो सकते थे। एक बूढ़ा व्यक्ति नाव चला रहा है और नायक पीछे बैठा है। चारों ओर बारिश हो रही है। नाव को सीधा रखते रहो, आगे एक गुफा है। हम वहीं रुकेंगे। ठीक है। दृश्य 3। गुफा के अंदर का माहौल रात का समय है। बाहर बारिश हो रही है और गुफा के अंदर आग जल रही है। बूढ़ा व्यक्ति नायक और लड़की की मदद कर रहा है। बूढ़ा व्यक्ति लड़की मिस को उसके सूखे कपड़े देता है। मिस, आपकी शर्ट अब सूख गई है, कृपया जल्दी से कपड़े बदल लें। ठीक है। कपड़े बदलकर जब ले यू बाहर आती है तो नायक उसे देखता रह जाता है। नायक मन में, कितनी सुंदर है मेरे नायक। मैं अपनी जान बचाने के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। नायक और ले यू आग के पास बैठे बात कर रहे हैं। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वे लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? ले यू हिचकिचाते हुए, यह असल में। नायक, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, बस समझो कि मैंने कभी पूछा ही नहीं। ले यू पास बैठती है और सच्चाई बताती है, यह कोई बड़ा राज नहीं है। जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे वे डीमन सेक्ट के जादूगर थे। वे मेरे परिवार के खजाने के पीछे हैं। उन्हें लगा कि वह मेरे पास है, इसलिए वे मुझे मारने के लिए पीछे पड़े थे। नायक चौंकते हुए फिर से डेमन सेक्ट। नायक उत्सुकता से पूछता है, तुम्हारे परिवार के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिस पर डेमन सेक्ट की नजर है? वह तभी बूढ़ा व्यक्ति बीच में आ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति घबराकर चिल्लाता है, मिस, कृपया हमें क्षमा करें, लेकिन हमारे परिवार की विरासत बाहर वालों को नहीं बताई जा सकती। मैं सच न बता पाने के लिए आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। मुख्य लड़का अपना हाथ हवा में हिलाते हुए जैसे किसी बात को टाल रहा हो, हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं बता पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। एक गुफा के बाहर का नजारा, रात का समय, आधा चांद और आसपास ऊंचे पहाड़। कैंप फायर की चर्चा। एक बुजुर्ग व्यक्ति फेंगबो, तीनों एक गुफा के सामने आग जलाकर बैठे हैं। लड़की बुजुर्ग से बात कर रही है। फेंगबो, आप कल सुबह वापस घर के लिए निकल जाना नहीं, आपको यहाँ अकेला छोड़ना बहुत खतरनाक होगा। लड़की ने बुजुर्ग का हाथ मजबूती से पकड़ लिया है
उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय है, यह मेरा आदेश है। और किसने कहा कि मैं अकेली हूं? लड़की सोते हुए नायक की ओर देखते हुए कहती है। बुजुर्ग चुपचाप उसे देख रहे हैं। वो जहां भी जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। नायक गहरी नींद में आग के पास सोया हुआ है और उसके पास एक छोटा सा पालतू जीव भी सो रहा है। फाउंड हेवन सेक्ट के विशाल और आलीशान मुख्य द्वार को दिखाता है। ऊपर लगे बोर्ड पर चीनी अक्षरों में सेक्ट का नाम लिखा है। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के प्रवेश द्वार के पास हीरो, जिसके कंधे पर स्पिरिचुअल पेट बैठा है, एक सीनियर को अपना कार्ड या आमंत्रण पत्र देता है। हीरो कहता है, मैं यहाँ 3rd राउंड ऑफ द सिलेक्शन ट्रायल में भाग लेने आया हूँ। सीनियर, हाँ बिल्कुल, कृपया मेरे पीछे आइए। फीमेल लीड झाड़ियों के पीछे छिपकर सामने की ओर देख रही है। उसकी आंखों में हैरानी और सम्मान का भाव है, तो वह प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का शिष्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली क्यों था। एक ऊंचा और भव्य नजारा जहां पहाड़ बादलों को छू रहे हैं। बीच में एक बड़ा अरीना है जहां बहुत सारे शिष्य इकट्ठा हैं। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की पर्वत चोटियों की घाटी, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फील्ड, आसमान में एक विशाल सफेद पक्षी उड़ रहा है जो इस जगह की दिव्यता को दर्शाता है। मैदान के चारों ओर ऊंची दीवारें और सीढ़ियां हैं कि बीचों बीच नीले और सफेद कपड़ों में शिष्यों की एक बड़ी भीड़ जमा है जो किसी अभ्यास या घोषणा का इंतजार कर रही है। भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजती है, चेन ली। यहाँ इधर कैमरा भीड़ की ओर बढ़ता है जहां एक युवती खड़ी है, कैमरे के सामने आती है। उसके नारंगी बाल 2 बंस में बंधे हैं और उसने लाल पीले रंग की योद्धा वाली पोशाक पहनी है। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी और तेवर हैं। वह अपने हाथों को कमर पर रखकर खड़ी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तो आखिरकार तुमने वापस आने का फैसला कर ही लिया। मुझे तो लगने लगा था कि तुम सिलेक्शन टेस्ट में हिस्सा नहीं लोगे। डीमन सेक्ट हमें ढूंढ रहा है, इसलिए हम प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में शरण लेने और यहाँ के टेस्ट में शामिल होने के लिए राजी हुए थे। लेकिन तुम। चेन ली मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। उसके हाथ में एक छोटा नीला और बहुत प्यारा सा पार्टनर है। शांत हो जाओ, मैं भाग नहीं रहा था। मैं बस अपने पार्टनर को लेने गया था। उस छोटे जीव को देखकर निकिंगरान का गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है। हे भगवान, ये कितना प्यारा है। चेन यी कहता है, वैसे भी पिछला टेस्ट बहुत आसान था। हमें 3 दिन में एक स्वॉर्ड स्किल सीखनी थी, लेकिन मुझे उसका एक हिस्सा सीखने में भी उतना समय नहीं लगा। सीन बदलता है। स्क्रीन पर एक नया लड़का दिखता है जिसके बाल ऊपर बंधे हैं और एक नीली स्ट्रिप है। उसका नाम डोंग शुलियांग लिखा आता है। वो काफी अकड़ में खड़ा है। हाँ, कुछ लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाते। टेम्पेस्टुअस फैंटोम स्वॉर्ड आर्ट एक इंटरमीडिएट लेवल की स्किल है। मुझ जैसे जीनियस को भी आईएससी पूरी तरह समझने में 2.5 दिन लग गए। लड़की कहती है, तुम बिल्कुल उस कुएं के मेंढक की तरह हो। 2.5 दिन में इसे समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। चेन ली ने तो इसे सिर्फ 1 दिन में कर दिखाया था। यह तो नामुमकिन है। यह हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे ज्यादा तेज हो। ओह, और अगर मैं टेस्ट में नंबर 1 आ गया तब क्या? तो फिर यह जीनियस मैं अपने घुटनों पर झुकेगा और तुम्हें दादाजी कहकर पुकारेगा। अब इस टेस्ट की बारीकियों, कंटेंट्स की घोषणा की जा रही है। मुकाबला अब सिर्फ रैंक का नहीं बल्कि इज्जत का बन चुका है। बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग उड़ते हुए एक प्राचीन स्टाइल के मंडप पवेलियन की ओर जा रहे हैं, जो दर्शाता है कि टेस्ट शुरू होने वाला है। इस परीक्षा को पास करने के लिए तुम्हें वुडन गार्ड्स की अरे को पार करना होगा और उस पर्वत की चोटी पर स्थित ग्रेट हॉल तक पहुंचना होगा। तुम चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, बस हॉल तक पहुंच जाओ तो तुम पास माने जाओगे।
जो टॉप 10 लोग इसे पास करेंगे उन्हें सीधे हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का इनर डिसाइपल बना लिया जाएगा और इस परीक्षा को पार करने की असली तरकीब उस टेम्पेस्टुअस फैंटम स्वॉर्ड स्किल में छिपी है जो तुम सबको 3 दिन पहले दी गई थी। ये वही स्किल है जो 3 दिन पहले सबको दी गई थी। लड़की हीरो से कहती है, चुनौती कैसी लग रही है? क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जानकारी से इसे हरा दोगे? हीरो कहता है, लगता है मुझे आज मुफ्त में एक ग्रैंडसन मिलने वाला है। परीक्षा अब शुरू होती है। लड़की, तलवार चलाते हुए इस लेडी को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। हीरो किताब में समझाते हुए, यह स्वॉर्ड स्किल असल में हवा की शक्ति का इस्तेमाल करती है। भले ही यह बहुत तेज है, लेकिन फिर भी इसे पकड़ा जा सकता है। देखो, तलवार का प्रहार यहाँ से शुरू होता है और लड़की स्वार्ड चालती है और वुडन गार्ड टुकड़ों में कट जाते हैं और एक ऊंचे मंडप से एल्डर्स देख रहे हैं। एक डिसाइपल एल्डर, आपको क्या लगता है कि इस टेस्ट में कौन नंबर 1 आएगा? एल्डर कहते हैं, मैंने सुना है कि एल्डर डोंग किंगलिन के ग्रैंडसन डोंग शुलियांग भी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है, हालांकि वह थोड़ा अहंकारी भी है। शिष्य कहता है, तो आपके हिसाब से डोंग शुलियांग ही पहला स्थान हासिल करेगा? अभी नतीजे पर मत पहुंचो। हमारे सेट को एवरेज लोग नहीं चाहिए। डोंग शुलियांग पागलों की तरह लड़ते हुए चिल्लाता है, नंबर 1 तो मैं ही बनूंगा। एल्डर हैरानी से, ऐसा लगता है कि किसी ने अरे फॉर्मेशन को पार कर लिया है। चलो, अरे यह डोंग शुलियांग नहीं है। यह कौन है? नायक गर्व से अपना परिचय देते हैं, किंगयांग टाउन चेन क्लैन से चेन लेई एल्डर को ग्रीट करता है। एल्डर कहते हैं, यह बच्चा तो मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है। लड़की है, मुझे पता था कि तुम ही पहले आओगे। चेन ली डोंग शुलियांग अंत में पहुंचता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, तुम दोनों, यह कैसे मुमकिन है? तुम मुझसे बेहतर नहीं हो सकते। तुम दोनों ने पक्का कोई धोखाधड़ी की है। लड़की, हम यहाँ अपनी काबिलियत से पहुँचे हैं। तुम लूजर। एल्डर सख्ती से, क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारे दादाजी के कारण तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। लड़की कहती है, डोंग शुलियांग, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? चेन ली मजाक उड़ाते हुए, मैं अपने पिछले जीवन में इतना लंबा जिया हूँ कि इसका दादाजी बन सकूं, पर यह बच्चा थोड़ा कमअक्ल है। डोंग शुलियांग भागते हुए, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। चेन ली और लड़की पीछे से हंसते हैं। अगली बार चुनौती देने से पहले सोच लेना। रात हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक घर का अंदरूनी हिस्सा दिखाया जाता है। ली ने एक्सुएंशन सेट की परीक्षा पास कर ली है। उसके माता पिता बहुत खुश हैं। उसकी माँ कहती है कि बाहर लोग उसे और कियानरान को प्राइड ऑफ किंगयांग कह रहे हैं। छोटी बहन खुशी से चिल्लाती है, भैया आप बहुत शानदार हो। उसके पिता थोड़े चिंतित हैं और पूछते हैं कि अब जबकि वह एक्सुएंशन सेक्ट में है तो मोलिंग सेक्ट का क्या होगा। लेई उन्हें भरोसा दिलाता है कि एक्सुएंशन सेक्ट बहुत शक्तिशाली है और अब उनका परिवार सुरक्षित है। लेई अपने परिवार को कुछ पुरानी मार्शल आर्ट मैनुअल्स देता है। वह कहता है कि ये एडवांस्ड स्किल्स हैं जो उनकी रक्षा करेंगी। जब उसके माता पिता किताबें पढ़ने में व्यस्त होते हैं तो लेई मन में सोचता है कि वह अपने पिछले जीवन में थंडर किंग था, इसलिए उसके पास इन दुर्लभ किताबों का संग्रह है। वह कसम खाता है कि वह इस जन्म में अपने परिवार को कुछ नहीं होने देगा। दर्दनाक यादें फ्लैशबैक बैकग्राउंड लाल और काला हो जाता है। लेई को अपना पिछला जीवन याद आता है, जहां मोलिंग सेक्ट के लोगों ने उसके माता पिता और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वह अपनी माँ और बहन को खून में लथपथ देखता है। वह नफरत से भर जाता है और खुद से कहता है, मोलिंग सेक्ट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सीन शिफ्ट रात का समय, एक घना जंगल। लेई और उसके साथ एक लाल बालों वाली लड़की दोनों जंगल से गुजर रहे होते हैं।
लेई कहता है कि उसे लगा था कि एडमिशन मुश्किल होगा, पर यह तो बहुत आसान था। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। लेई की आंखें चमकती हैं और वह एक हमलावर के भाले को हवा में ही भांप लेता है। वह चिल्लाता है, कौन है वहां? झाड़ियों से बहुत सारे सैनिक बाहर आते हैं। चेन जुओकुन नाम का एक व्यक्ति अपने सैनिकों के साथ सामने आता है। लेई और उसकी साथी अब दुश्मनों से घिर चुके हैं। एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। सामने उसका दुश्मन चेन जुओकुन गुस्से से चिल्लाता है, चेन ली, तुमने बार बार मेरी योजनाओं को बर्बाद किया है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चेन ये जवाब देते हुए, चेन झोकुन, यह मत भूलो कि चेन परिवार का असली मालिक मेरे पिता हैं। तुमने बाहरी मोलिंग संप्रदाय के साथ मिलकर सत्ता हड़पने की कोशिश की है। तुम परिवार से निकाले जाने के लायक हो, और डोंग शुलियांग, तुम मुझे दादाजी कब बुलाने वाले हो? झोकुन अपने गुंडों को हमला करने का आदेश देता है। यह मरा हुआ समझो, इसे खत्म कर दो। सैनिक तलवारें लेकर दौड़ते हैं। एक्शन चेन लेई अपनी आंतरिक शक्ति जगाता है। उसके शरीर से लाइटनिंग निकलने लगती है। एक जोरदार धमाके के साथ वह अपनी ऊर्जा छोड़ता है, जिससे आसपास के सारे सैनिक दूर जा गिरते हैं। चेन लेई चेन जोकुन से कहता है, अपने पोते के साथ मिलकर बस इतना ही कर सकते हो। दुश्मन घबराकर हमला करते हैं, लेकिन अचानक चेन ले गायब हो जाता है। मल्टीलोकेशन स्किल। अचानक मैदान में चेन ले के कई सारे क्लोन दिखाई देने लगते हैं। क्या यह कौन सी तकनीक है? इनमें से असली वाला कौन है? असली चेन ले अचानक दुश्मन के पीछे प्रकट होता है और एक जोरदार प्रहार करता है। दुश्मन जमीन पर ढेर हो जाता है। चेन ये की साथी, वाह, तुमने तो मुझे लड़ने का मौका ही नहीं दिया। डोंग शुलियांग जमीन पर गिरा हुआ, यह असंभव है। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? चेन ली कहता है, तो पोते, क्या तुम हार मानते हो? डोंग शुलियांग, हाँ। हाँ। चेन ली अपना पैर उसकी पीठ पर रखता है और उसे उसकी शर्त याद दिलाता है। बहुत बढ़िया। अब अपनी शर्त पूरी करो और फिर मैं। This is the end. कहानी की शुरुआत एक खतरनाक हमले से होती है। लाल बालों वाली लड़की चिल्लाती है, चेन ले बचो। दुश्मन अपनी गुप्त तकनीक नीडल स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है। चेन ले संभल नहीं पाता और ढेर सारी सुइयां सीधे उसके सीने में जा लगती हैं। चेन ले दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाता है। लड़की उसके पास भागकर आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? दुश्मन लड़का घमंड में कहता है, गमवार, तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। अब भुगत। वह लड़की को भी धमकी देता है और उसे बेब कहकर चिढ़ाता है। चेन ये हार नहीं मानता। उसे एहसास होता है कि दुश्मन की सुइयां सिल्वर की बनी हैं। वह मुस्कुराते हुए उठ खड़ा होता है और कहता है, चांदी बिजली का एक गुड लाइटनिंग कंडक्टर है। वह अपनी बिजली वाली शक्तियों को सक्रिय करना शुरू कर देता है और वो नीडल डोंग शुलियान को लग जाती है। तभी आसमान से एक जोरदार आवाज गूंजती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को चोट पहुंचाने की? एक शक्तिशाली बुजुर्ग, जिनका नाम डोंग एल्डर ऑफ एक्सुएंशन सेट है, हवा से उतरते हैं और अपने घायल पोते को गोद में उठा लेते हैं। लाल बालों वाली लड़की बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जब छोटा हार गया तो बुढ़ा मदद के लिए आ गया। चेन लेई स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि इसमें यानरान की कोई गलती नहीं है। लेकिन एल्डर डोंग गुस्से में कहते हैं, तुमने उसे इतनी बुरी तरह मारा है, अब तुम अपनी जान से हाथ धोओगे। एल्डर डोंग चेन लेई पर एक विनाशकारी हमला करते हैं।
चेन ली अपनी पूरी ताकत लगाकर बिजली की ढाल बनाता है और उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चेन ली उस धमाके की चपेट में आ जाता है और दूर जा गिरता है। एक बड़ा धमाका होता है, बूम। यानरन सदमे में खड़ी यह सब देखती रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि क्या हुआ। एक शांत दिखने वाले बुजुर्ग मास्टर सफेद बालों वाले बीच में आते हैं। सफेद बालों वाले मास्टर कहते हैं, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा दीजिए, लेकिन माउंट जुआनबू माउंट एक्सयूएनडब्ल्यू के मुखिया होने के नाते क्या आपको एक जूनियर चेले की हत्या करना शोभा देता है? इस कमीने ने मेरे पोते को चोट पहुंचाई है, इसे मारना ही इंसाफ है। नायक हिम्मत दिखाकर कहता है कि डोंग शुलियांग उससे जलता था और उसने नायक को मारने की कोशिश की थी। उसने तो बस अपनी रक्षा की है। घायल पोता अपने दादा से गुहार लगाता है, दादाजी पहले मुझे घर ले चलिए और मेरा इलाज कीजिए। दादाजी नायक को धमकी देते हुए वहां से चले जाते हैं कि आज तो तुम बच गए, पर आगे खैर नहीं। उनके जाने के बाद लड़की नायक से पूछती है कि मास्टर जियांग को कैसे पता चला कि वे खतरे में हैं। सीन 8 नायक मुस्कुराते हुए अपना एक्सुएंशन सेक्ट का नेम प्लेट दिखाता है और बताता है कि उसने डोंग शुलियांग के आते ही मदद के लिए संदेश भेज दिया था। नायक को एहसास होता है कि मास्टर जियांग वहां बहुत पहले से थे, लेकिन वे तब तक सामने नहीं आए जब तक स्थिति हाथ से बाहर नहीं निकल गई, क्योंकि वे दूसरे संप्रदाय को नाराज नहीं करना चाहते थे। नायक ठान लेता है कि वह किसी से नहीं डरेगा। कहानी अब एक्सुएंशन हॉल में पहुंचती है। वहां संप्रदाय के प्रमुख जुआन तियानजी एक लड़की से बात कर रहे हैं। गुरु हैरान हैं कि उस लड़की का परिवार दुनिया की सारी मार्शल आर्ट्स और दवाओं का मालिक है, फिर भी वह उनके संप्रदाय में क्यों शामिल होना चाहती है। लड़की विनती करती है कि उसके अपने कारण हैं। अंत में गुरु उसे एक ऑनोरारी इनर डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लड़की खुशी खुशी उन्हें धन्यवाद देती है। सीन की शुरुआत एक ग्रैंड हॉल में होती है। सेक्ट हेड जियांग से पूछते हैं, जियांग क्या इस सिलेक्शन के दौरान कोई काबिल कैंडिडेट्स सामने आए हैं? एक स्क्रॉल पढ़ते हुए जवाब देता है, मास्टर एक डिसाइपल है जिसका नाम चेन ले है। तभी बीच में मास्टर डोंग खड़े होकर कहते हैं, मास्टर मैं चेन ले को बहुत पसंद करता हूँ और उसे अपने विंग के अंदर लेना चाहता हूँ। सारे असेंडेड डिसाइपल्स हॉल में आते हैं और झुककर कहते हैं, इट्स एन ऑनर टू मीट यू मास्टर्स। यहाँ बताया जाता है कि डोंग शुलियांग घायल होने की वजह से नहीं आ पाया। मास्टर डोंग के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आती है। वो मन ही मन सोचते हैं, ब्रैट तुमने मेरे पोते को चोट पहुंचाई है, अब मैं तुम्हें टोरमेंट करूंगा। सेक्ट लीडर चिल्लाकर पूछते हैं, तुम में से चेन ले कौन है? चेन ले सामने आकर झुकता है। अब सेक्ट हेड ऐलान करते हैं, चेन ले अब से तुम मास्टर डोंग की टीचिंग्स फॉलो करोगे। चेन ले हैरान होकर पूछता है, वाई इज दैट मास्टर? जवाब मिलता है कि एक्सयूएनडब्ल्यू सभी माउंट्स का हेड है और तुम्हारी डेस्टिनी अच्छी है जो तुम्हें वहां जगह मिली। चेन ले समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो निडर होकर कहता है, शायद डेस्टिनी मुझे बेवकूफ बना रही है। मैंने सुना है कि टैलेंटेड डिसाइपल्स खुद अपना माउंट चुन सकते हैं और मैंने फर्स्ट प्लेस जीता है, तो मुझे भी चॉइस मिलनी चाहिए। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। बाकी मास्टर्स आपस में फुसफुसाते हैं, भूल जाओ एक्सयूएनडब्ल्यू माउंट पूरे सेट में सबसे ऊपर है, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं। डर के मारे कोई भी चेन ले का साथ नहीं देता। मास्टर डॉन गुस्से में एक टोकन नीचे फेंकते हैं और कहते हैं, पूरे सेट में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें डिस्पाइस नहीं करता। अगर तुम्हें यह चांस पसंद नहीं तो चुपचाप इस एक्सुएंशन सेट से बाहर निकल जाओ। सेक्ट लीडर कहते हैं, डिसाइपल्स को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है।
चेन ले टोकन उठाते हुए मन में, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने एक लॉन्ग वे तय किया है। अगर मैं यहाँ हार मान लूँ, तो मेरा अपोनेंट बेकार में ही हारा था। चेन ले झुककर सम्मान देते हुए, शिफो मास्टर। सीन बदलता है और बादलों के ऊपर पहाड़ों पर बसा एक्सुएंशन सेक्ट का शानदार नज़ारा दिखाया जाता है। रेड हेयर्ड गर्ल कहती है, क्या यह ऑब्वियस नहीं है कि डोंग ने तुम्हें यहाँ रिवेंज लेने के लिए बुलाया है? चेन ले कहता है, हम यहाँ अपनी फैमिलीज की सेफ्टी के लिए आए हैं। मैं सिर्फ छोटी सी ट्रबल की वजह से गिव अप नहीं कर सकत। लेट्स सी उसके पास रिवेंज के लिए क्या प्लान है। चेन ले के कंधे पर बैठा छोटा स्पिरिट बीस्ट अचानक चौंक जाता है। ब्लू ड्रेस गर्ल, चेन ले। लॉन्ग टाइम नो सी। स्पिरिट बीस्ट उछलते हुए, चेन ले तुम ऐसी हॉट बेब से कब मिले? चेन ले हैरानी से, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्लू ड्रेस गर्ल, मैं भी एक्सुएंशन सेक्ट की एक डिसाइपल हूँ। चेन ले उसका हाथ पकड़ते हुए, तुम मेरा पीछा कर रही हो? अगर तुम सच में यहाँ की डिसाइपल होती, तो तुमने उस दिन अपनी सेक्ट से मदद मांगी होती। तभी एक सीनियर शिष्य वहां पहुंचता है। एक्सुएनमो बोलता है, तुम में से चेन ले कौन है? मैं एक्सुएनमो हूँ, माउंट एक्सयूएनडब्ल्यू का डिसाइपल। एक्सुएनमो, अब जबकि डिसाइपलशिप सेरेमनी खत्म हो चुकी है, तुम ऑफिशियली माउंट एक्सयूएनडब्ल्यू के शिष्य हो। मेरे साथ चलो। रेड हेयर्ड गर्ल पीछे से चिल्लाते हुए, चेन ले। एक एयर चेन ले बिना मुड़े हाथ हिलाते हुए, आई नो। एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। एक बड़ा सा लोहे का चेन बादलों के बीच से होकर दूसरी तरफ जाता है। सीनियर डिसाइपल हीरो को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या बात है? क्या तुम डर गए? अगर तुम गिड़गिड़ाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हीरो मुस्कुराता है और हाथ पीछे बांधकर मजे से उस इलेक्ट्रिफाइड चेन पर चलने लगता है। ज्यादा शातिर बन रहे हो। ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। जैसे ही वो जंजीर पर पैर रखता है, नीली बिजली कड़कती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरो तेजी से भागते हुए आगे निकल जाता है। पीछे खड़ा शिष्य दंग रह जाता है। यह नामुमकिन है। तुमने यह कैसे किया? हीरो हवा में उछलते हुए, ऊपर मिलते हैं। हीरो दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां झाड़ियां बहुत ऊंची हैं। वो रास्ता काफी पुराना और सुनसान लग रहा है। हीरो, यहाँ की झाड़ियां तो मेरी कमर तक आ रही हैं। लगता है यह रास्ता सालों से बेकार पड़ा है। ये एक्सयूएनडब्ल्यू के लोग भी कितने नीच स्कमबैग्स हैं। हीरो एक खुले रास्ते पर आता है और चिल्लाकर अपने दुश्मन को ललकारता है। अचानक जंगल से एक रहस्यमयी हंसी गूंजती है। क्या तुम डोंग दफा के डिसाइपल हो? हीरो उस नाम को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक डरावना चेहरा सामने आता है। व्हाइट हेयर्ड बॉय, डोंग दफा। मिस्टेरियस मैन कहता है, वही कचरा मास्टर तुम्हारा, जो माउंट एक्सयूएनडब्ल्यू का हेड भी है। हीरो गुस्से में कहता है, मैं उसका शिष्य तो हूँ, पर उसने मुझे सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए लाया है। दोस्तों, ये कहानी यही रुकती है। बैकग्राउंड से एक जोरदार हंसी गूंजती है। देन फाइट बैक। हाँ हाँ। हीरो सोचता है कि इस आदमी की डोंग के साथ पुरानी दुश्मनी है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन क्या इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? उसे रिस्क महसूस होता है और वह कहता है, बेटर गो। घायल पोता, पट्टियों में लिपटा हुआ लड़का अपने दादा से कहता है, ग्रैंडपा, आप उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। वह अपने पोते को तसल्ली देता है, डोंट वरी, वह अब हमारे हाथों में है। उसे हमारी मर्जी से कुचला जाएगा। हीरो हॉल में घुसते ही हाथ जोड़कर टोंट मारता है। मास्टर डोंग गुस्से में लाल होकर चिल्लाता है, नी। और तुम्हें मुझे गुरु कहना चाहिए। चेन ले मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम इसके डिजर्व करते हो?
वैसे भी तुम्हारा पोता मेरे पोते जैसा है, हम तो बराबरी के हुए। तुम मेरे शिफु कैसे बन सकते हो? पोता गुस्से में पागल होकर अपनी व्हीलचेयर से ही हमला करने की कोशिश करता है। आई वॉन्ट यू डेड। चेन ले शांत खड़ा रहता है और चाल चलता है। मास्टर डोंग, आप सेक्ट हेड को क्या जवाब देंगे कि एक न्यू डिसाइपल की उसके पहले ही दिन मौत हो गई? मास्टर डोंग मुस्कुराते हुए कहता है, डिसाइपल चेन ले ने अपने शिफु की बहुत बेइज्जती की है। रूल्स के मुताबिक इसे अकेले कैद में चट्टान के नीचे भेजा जाए ताकि यह खुद को रिफ्लेक्ट कर सके। वह मन ही मन कहता है, आई वॉन्ट यू सफर। माहौल चारों तरफ हड्डियां और स्कल्स पड़े हैं। अंधेरे से डरावनी आवाजें आ रही हैं। अचानक एक विशाल और खूंखार वुल्फ सामने आकर रोर करता है। केनले जरा भी डरे बिना आराम से बैठ जाता है और कहता है, तो ये है इनका लिविंग है। मुझे लगा था उसने कुछ वाइस सोचा होगा, पर यहाँ तो सिर्फ ऐसे क्रीचर्स हैं जो बच्चों के अलावा किसी को नहीं डरा सकते। तुम जानते हो कि तुम दीवार से चेंड हो, फिर भी आगे क्यों बढ़ रहे हो? तभी यहाँ के सारे बीस्ट्स पागल ही हैं। गुड टू सी यू अगेन सर, ओल्ड मैन कहता है। लगता है डोंग दफा आपसे वाकई नफरत करता है, वरना वो आपको पहले ही दिन यहाँ डंप नहीं करता। हीरो मुस्कुराते हुए, अगर तुम्हारी उससे पटती तो तुम भी यहाँ नहीं होते। हा हा हा। अगर तुम 2 हफ्ते बाद भी सही सलामत रहे तो मैं तुम्हें वजह बताऊंगा। हीरो कहता है, गोटा स्लीप। गुड नाइट सर। अचानक भयानक आवाजें। नायक की आंखें खुलती हैं। उसके चारों ओर बैंगनी रंग के गोश्ट्स मंडरा रहे हैं। सर, यह मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओल्ड मैन कहता है, यह मैं नहीं हूँ। ये गोस्ट्स इस डंजियन का हिस्सा हैं ताकि तुम्हें सोने न दें। क्या तुम्हें पता है यहाँ कितने लोग पागल होकर मर चुके हैं? हीरो खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। ओल्ड मैन कहता है, और तुम स्केयर्ड क्यों नहीं हो? हीरो, मैं सिर्फ फियरलेस ही नहीं हूँ, मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते भी हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? हीरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जगह को एनालाइज करता है। माउंट XUANW एक प्योर यांग जगह है, लेकिन यह डंजियन प्योर यिन है। किसी ने यहाँ की अर्थ वेन को रिवर्स कर दिया है। ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें थोड़ी जानकारी तो है, पर इतना काफी नहीं है। हीरो कहता है, ये दानव और राक्षस इसी अरे का हिस्सा हैं। आपने कितने लोगों को ऑफेंड किया है सर, और वो चेन वे भी इसी जाल से जुड़ा है। हीरो दीवारों और जंजीरों को गौर से देखता है और मन में कहता है, बाहर का जो रास्ता है वो भी इसी अरे का हिस्सा लगता है। पर यह तो सीधे माउंट एक्सुएंशन से जुड़ा है, जहां संप्रदाय का हेड रहता है। ओल्ड मैन हेस्ट हुए, एक पागलों जैसी हंसी गूंजती है। हेड धिक्कार है उस पर। हीरो कहता है, क्या आपको डोंग डाफा और वर्तमान मुखिया ने फंसाया था जिसकी वजह से आप यहाँ इस हाल में हैं? हीरो अपनी चिन पर हाथ रखकर गहराई से कुछ सोच रहा है। उसकी आंखों में हैरानी और शक है। क्या आप इस सेक्ट के पुराने हेड हैं? वह चौंक जाता है और उसके सिर के पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तभी अचानक फर्श टूट जाता है और नायक नीचे एक गहरी अंधेरी गुफा में जा गिरता है। नीचे एक विशाल लाल रंग का फॉर्मेशन चमक रहा है। धुएं के बीच नायक को एक विशालकाय आदमी दिखता है जो भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जोर से हंसता है और फिर गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम कौन हो? क्या तुम्हें डोंग डाफा ने यहाँ मेरा पता लगाने भेजा है? नायक थोड़ा घबराता है, पर अपनी असलियत छुपाते हुए, यह सिर्फ मेरा एक अनुमान था। मन में नायक सोचता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव से यह अंदाजा लगाया। ओल्ड मैन शांत हो जाता है और कहता है, छोड़ो इसे, तुम बहुत कमजोर हो। मेरी मदद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। यहाँ से चले जाओ। वह नायक को बाहर निकलने का रास्ता बताता है और कहता है,
कि मेरे पीछे एक गुप्त दरवाजा है जो माउंट XUANW तक जाता है। जाने से पहले ओल्ड मैन हीरो की तरफ एक छोटी सी लाल वस्तु फेंकता है और कहता है, तुम पसंद आए मुझे, यह छोटा सा तोहफा रखो और अब जाओ। नायक सम्मान के साथ झुककर कहता है, सलाह के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। दोस्तों, ये कहानी यही रुकती है। रात का समय है, वही दूसरी लड़की एक रहस्यमय रास्ते से पहाड़ की ओर जा रही है। वहाँ बड़े बड़े पत्थर और एक विशाल चेन लटकी हुई है। यही माउंट जुआनवू जाने का इकलौता रास्ता है जहाँ कोई पहरा नहीं है। लड़की छिपकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि किसी की नजर में न आए। अचानक बिजली की कड़कड़ाहट जैसी आवाज आती है और चेन ले फुर्ती से उस विशाल चेन पर चढ़ते हुए दिखाई देता है। चेन ले अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से नीचे पहुंचता है। चेन ले और वह लड़की आमने सामने आ जाते हैं। चेन ले हैरान है। आह, तुम फिर से? लड़की कहती है, मैं तुम्हें ही ढूंढने वाली थी। ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। और चेन ले को उस पर शक है। चेन ले लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे दीवार से सटा देता है। वह काफी गुस्से में दिख रहा है। हमारी पहली मुलाकात इत्तेफाक थी, लेकिन दूसरी बार तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रात के अंधेरे में माउंट जुआनवू में क्यों घुस रही हो? लड़की कहती है, मैंने सुना था कि तुम्हारी मास्टर डोंग से दुश्मनी है और तुम्हें जबरदस्ती पकड़ा गया है। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। लड़की दावा कर रही है कि वह उसकी मदद करने आई है, लेकिन चेन ले को यकीन नहीं हो रहा। लड़की थोड़ा शर्माती है और चेन ले अपनी थंडर एनर्जी बॉल हाथ में तैयार रखता है। चेन ले कहता है, तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। चेन ले कहता है, लगता है तुम सच नहीं बोलोगी। ठीक है, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। यहाँ से चली जाओ और मेरे रास्ते में मत आना। तभी एक औरनी दौड़ते हुए आती है और चेन ले से टकरा जाती है। नी कहती है, चेन ले, तुम बाहर आ गए, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। वह रुकती है और दूसरी लड़की को देखकर कहती है, क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? चेन ले और नी एक साथ हैं। नी उसे बताती है कि जब वह चला गया था तब उसे माउंट लॉन्गशो में शामिल कर लिया गया था। वह बताती है कि माउंट लॉन्गशो का पहला शिष्य एक्साएओ कोंग असल में मोलिंग सेक्ट का मेंबर है। चेन ले दंग रह जाता है। तभी लड़की कहती है, उसकी जानकारी के अनुसार शाओ कोंग को बचपन में जुआनतियन के एक एल्डर ने गोद लिया था। उसका मोलिंग संप्रदाय से संबंध होना नामुमकिन लगता है। नी को उस लड़की पर शक होता है और वह चेन से पूछती है, क्या यह हमारी तरफ है? वह लड़की हाथ जोड़कर कहती है कि मोलिंग संप्रदाय ने उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए वह भी उनसे बदला लेना चाहती है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो नी। और चेन ले उसे अपने साथ शामिल करने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। कुछ रातें पहले के एक फ्लैशबैक में जाती है। नी रात के समय एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी है। अचानक उसे कोई महसूस होता है और वह चिल्लाती है, वहाँ कौन है? अंधेरे से शाओ कोंग बाहर आता है। नी उसे पहचान लेती है। नी कहती है कि यह उसका पहला दिन है और उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह टहलने निकाली है। शाओ कोंग बातों बातों में नी से कहता है कि उसने सुना है वह किंगयांग विलेज से है और वह जगह बहुत खूबसूरत है। नी हैरान होकर पूछती है, क्या तुम पहले वहां गए हो? शाओ कोंग जवाब देता है कि वह बचपन में अपने गुरु के साथ वहां गया था। लेकिन नी को कुछ अजीब लगता है। उसे शाओ कोंग का चेहरा या उसका अंदाज बहुत जाना पहचाना लगने लगता है। ये तो भी है। आग की लपटों के बीच एक भयानक मंजर दिखाया गया है। एक रहस्यमय व्यक्ति भारी तबाही के बीच खड़ा है। उस रात चेन झोकुन ने मोलिंग सेक्ट के साथ मिलकर किंगयांग विलेज पर हमला किया था। मैंने एक्साएओ कोंग को मोलिंग शिष्यों की भीड़ में खड़े देखा था। यहाँ पता चलता है कि शाओ कोंग, जिसे सब शरीफ समझते थे, असल में एक हत्यारा और दुश्मन का साथ देने वाला है। उसे लॉर्ड वोल्फ के नाम से जाना जाता है। नी कहती है,
क्या हो अगर एक्सुएंशन सेक्ट मोलिंग सेक्ट से जुदा हो? चेन लड़की से कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि एक्सुएंशन सेक्ट के लोग नहीं जानते कि शाओ कोंग असल में कौन है? लड़की कहती है, ऊपरी तौर पर कोई नहीं जानता। वह मोलिंग संप्रदाय के मुखिया का भतीजा है जिसने कई गांवों को तबाह किया है। नी डरते हुए, हे भगवान, अगर शाओ कोंग की पहचान गुप्त है तो इसका मतलब है कि मोलिंग सेक्ट का असर हमारे संप्रदाय के अंदर तक फैल चुका है। नायक लेई से इस जानकारी को गुप्त रखने का अनुरोध करता है ताकि दुश्मन सतर्क न हो जाए। चेन कहता है, लेई से कृपया इसे गुप्त रखना, मैं दुश्मनों को सचेत नहीं करना चाहता। बिल्कुल, मैं समझती हूँ। लेई के जाने के बाद नायक और कियानरान अकेले हैं। कियानरान पहले नायक और लेई के रिश्ते को लेकर कुछ और ही समझ रही थी। कियानरान मन में कहती है, मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। चलो, मेरी गलतफहमी दूर हुई, यह राहत की बात है। चेन नी से कहता है, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? नी कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने सुना था तुम्हें डंजियन में डाल दिया गया है। तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चेन कहता है, मैं वहां से भाग निकला हूँ। फिलहाल मैं किसी की नजरों में नहीं आ सकता। क्या तुम मुझे कहीं छुपा सकती हो? कियानरान शर्माते हुए कहती है, तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे यहाँ छिप सकते हो। तभी वो कहती है, नहीं नहीं। सीन बदलता है और इस सीन की शुरुआत एक जादुई पोर्टल के सामने होती है। दोनों लोग उसी प्राचीन पोर्टल के पास खड़े हैं। लड़की बताती है कि यह पोर्टल ही माउंट लोंगशॉ जाने का एकमात्र रास्ता है। वह उसे अपनी जादुई टैबलेट दिखाती है जिससे वे अंदर जा सकते हैं। जैसे ही वे पोर्टल का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, एक जोरदार धमाका होता है। लड़की घबराकर चिल्लाती है क्योंकि चेन लेई के पास अपनी खुद की कोई पहचान या टैबलेट नहीं थी जिससे पोर्टल का अलार्म बज जाता है और वह टेलीपोर्ट हो जाता है। लड़की अकेले पोर्टल के पास गिर जाती है और परेशान होकर चेन लेई को ढूंढती है। लड़की रोने ही वाली होती है और मन ही मन पूछती है कि चेन लेई कहाँ चला गया। तभी अचानक चेन लेई उसके पीछे प्रकट होता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? लड़की चौंक जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। चेन लेई तुरंत लड़की का मुंह बंद कर देता है और उसे शांत रहने को कहता है। वह एक बहुत ही गंभीर और गुप्त बात बताता है। वह कहता है कि एक्सुएंशन सेक्ट का हेड ट्रोल्स के साथ मिला हुआ है। उनका इरादा सभी नए शिष्यों की बलि देकर चीमो ब्लड अरे को सक्रिय करना है। यह सुनकर लड़की पूरी तरह से सहम जाती है। वह पसीने से तरबतर हो जाती है और सोचती है कि ट्रोल्स तो इस महाद्वीप से बाहर रखे गए थे, फिर वे यहाँ कैसे शामिल हो सकते हैं? चेन लेई की आंखों में गंभीरता देखकर उसे एहसास होता है कि खतरा बहुत बड़ा है। वह याद करता है कि अपने पिछले जीवन में वह कितना मासूम था। उसने 500 वर्षों तक सीमा की रक्षा की। तब उसे समझ आया कि देश की सुरक्षा कितनी नाजुक थी। वह नी से कहता है कि यह मामला गंभीर है और उसे उसकी बात सुननी चाहिए। चेन पोर्टल का उपयोग करके गुप्त रूप से एक इमारत के अंदर पहुंचता है। मैं कहाँ हूँ? वह बहुत सावधानी से छिपकर दीवारों के पीछे से बातें सुनने की कोशिश करता है। यहाँ मुख्य मोड़ आता है। नायक देखता है कि उसके अपने ही सेक्ट के एल्डर और हेड एंड बोल ऑफ द ट्रोल्स राक्षसों के दूत के साथ गुप्त बैठक कर रहे हैं। वे चीमो ब्लड अरे को सक्रिय करने की योजना बना रहे हैं। वे गद्दारी कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं कि सीमा टूटने के बाद सारा दोष यंग डिसाइपल्स पर डाल देंगे। नायक यह देखकर दंग रह जाता है कि इन्हीं गद्दारों की वजह से पिछले जन्म में उसका पूरा कॉन्टिनेंट तबाह हो गया था। नायक की मौजूदगी का पता राक्षसी दूत को चल जाता है। वह चिल्लाता है, बाहर कौन है? और एक शक्तिशाली जादुई हमला करता है जिससे दीवार टूट जाती है। नायक वहां से तेजी से गायब होकर अपनी जान बचाता है। नायक भागकर उसी प्लेस पर पहुंचता है जहां एक भी रहस्यमय आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वह चेन से कहता है, तुम्हें आने में बहुत देर लगी, क्या तुमने सब देख लिया? नायक गुस्से में उससे पूछता है कि उसने नायक को वह टोकन क्यों दिया
और उसे यहाँ गद्दारी देखने के लिए क्यों भेजा? वह जंजीरों में बंधा आदमी जवाब देता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। वह चेन ले पर मजाक में तंज कसता है कि वह पोर्टल पर जाने के बजाय लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वह चेन ले को बताता है कि इंसान और ट्रोल्स के बीच युद्ध 10,000 सालों से चल रहा है, लेकिन अब इंसानी सीमाएं कमजोर हो गई हैं। इसका कारण गद्दार हैं। चेन ले को पता चलता है कि डोंग दफा जैसे लोग नए डिसाइपल्स को ट्रोल्स के हवाले करने की योजना बना रहे हैं। चूंकि चेन ले एक मार्शल प्रोडिजी है, इसलिए उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कैदी चेन ले को सच्चाई बताकर उसे सचेत करता है। वह व्यक्ति चेन ले से कहता है कि वह इस सच्चाई को जानने के लिए एकदम सही व्यक्ति है, क्योंकि वह बहादुर है और डरा नहीं। चेन ले को एहसास होता है कि अगर यह योजना सफल हुई तो पूरा महाद्वीप और वहां के लोग दुखों की खाई में गिर जाएंगे। वह खुद से ज्यादा लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचता है। वह जंजीरों वाला व्यक्ति कहता है कि समय कम है और उसे तैयार हो जाना चाहिए। सीन प्रेजेंट में चेन और नी के पास वापस आता है। लड़की घबराई हुई है कि ट्रोल्स को अरे सक्रिय करने से रोकना असंभव है। चेन ली उसे एक क्यूआई स्टेबलाइजर, एक कीमती जादुई पत्थर देता है। वह चाहता है कि वह इसका उपयोग करके जेन्युइन क्यूआई स्टेज के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाए। लड़की इस कीमती चीज को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन चेन ले बस इतना कहता है, इसे रख लो। चेन ले एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। चेन ले घोषणा करता है कि वह सेक्ट छोड़कर सीमा पर जाने से पहले कोर फॉर्मेशन स्टेज को हासिल करने की कोशिश करेगा। लड़की चौंक जाती है, क्योंकि चेन ले की उम्र अभी सिर्फ 14 साल है। इतनी छोटी उम्र में इस ऊंचे स्तर तक पहुंचना नामुमकिन माना जाता है। चेन ले मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। अंत में दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि वह एक्सुएंशन सेक्ट के बाहर दुआनशान शहर दुअनशन सिटी पहुंच चुका है। सीन की शुरुआत दुअनशन सिटी से होती है, जो एक्सुएंशन सेक्ट के बाहर स्थित है। यहाँ बहुत चहल पहल है और चेन इसी सिटी के एक मार्केट में पहुंचा है। एक जड़ी बूटी और अल्केमी की शॉप पर जाता है। मुझे 3 दिनों के लिए अल्केमी रूम किराए पर चाहिए और कुछ जड़ी बूटियां खरीदनी हैं। शॉपकीपर कहता है, ठीक है, इसके लिए तुम्हें 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स जमा करने होंगे। चेन को अचानक याद आता है कि मैं फेंकने से पहले उसका पैसों का थैला छीन लिया गया था। तभी पीछे से एक रहस्यमयी महिला हाथ बढ़ाती है और एक मीडियम स्पिरिचुअल स्टोन मेज पर पटकते हुए कहती है, बाकी के पैसे अपने पास रखो। चेन उस लड़की से परेशान है जो उसका पीछा कर रही है। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगा तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैं देखने आई थी। चेन कहता है, आखिर बिना पैसों के आदमी की कोई कीमत नहीं होती। वे एक सुनसान कमरे में बात करने जाते हैं। पात्र महिला से उसकी मंशा पूछता है। चेन कहता है, अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? लड़की कहती है, मैं सच कहूंगी, क्या तुम थंडर कॉर्पोरिटी के धारक हो? यह एक दुर्लभ शारीरिक शक्ति है जो बिजली पर नियंत्रण देती है। लड़की एक पौराणिक स्टोरी के बारे में बताती है। कहा जाता है कि थंडर किंग स्क्रिप्चर एक ग्रेट टेक्निक है जिसे थंडर किंग ने बनाया था। इसे सीखने के लिए थंडर कॉर्पोरेटी शरीर का होना अनिवार्य। महिला बताती है कि उसके पास भी वही दुर्लभ शरीर है, लेकिन उसके पास वो स्क्रिप्चर नहीं है, इसलिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही है। चेन अपनी सच्चाई छिपाते हुए उसे झिड़क देता है, ले वायु, मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब हैं कि इस बारे में बात करें। लड़की कहती है, मैं समझ गई, मैं खुद को तुम्हारे सामने साबित करके दिखाऊंगी। अंत में वह उसे अपना आभार जताने के लिए सिक्कों की एक थैली देती है और वहां से चली जाती है।
एक कमरे के अंदर शांति से बैठा है। वह कोर फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए पिल्स बनाने की योजना बना रहा है। वह खुद से कहता है कि बिना किसी खलल के वह अपनी लेवल को अगले पड़ाव पर ले जाएगा। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से टूटता है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की जिसका नाम मिस शू है गुस्से में लात मारकर अंदर घुस आती है। वह चिल्लाती है, यह कमरा मेरा है, यहाँ से दफा हो जाओ। वह दावा करती है कि उसने इस कमरे के लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। शॉपकीपर घबराते हुए आता है। वह नायक को समझाता है कि मिस शू के पास एक बहुत ही दुर्लभ फूल पर्पल एपिफिलम है जिसे सहेज कर रखना मुश्किल है। दुकानदार कहता है, चूंकि आपने अभी काम शुरू नहीं किया है तो क्या आप एक दिन के लिए यह कमरा इन्हें दे सकते हैं। नायक को पता चलता है कि वह लड़की उस दुर्लभ फूल से बनाना चाहती है। वह उसकी काबिलियत पर हंसता है। चेन कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो, इस कमरे में सिर्फ ग्रेड 1 की आग है, इससे उस दुर्लभ फूल का एसेंस निकालना असंभव है। तुम कीमती सामान बर्बाद कर दोगी। लड़की को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और वह नायक को पागल समझती है। वह बहुत तनाव में है क्योंकि यह किसी की जान बचाने के लिए जरूरी है। तुम्हारे जैसा कोई इंसान यह कैसे कह सकता है कि मैं इसे नहीं बना सकती। तुम अपनी सीमा में रहो। नायक उसे चुनौती देता है कि वह खुद उस फूल का एसेंस निकाल कर दिखा सकता है। लड़की एक खतरनाक शर्त रखती है, ठीक है, अगर तुमने वाकई उसका एसेंस निकाल दिया तो तुम जो कीमत मांगोगे मैं दूंगी, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चेन मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा करता है और कहता है, प्लीज, यानी चुनौती स्वीकार है। तो दोस्तों, ये एपिसोड बिल्कुल ESI सीन पार खत्म होता है। आप बताइए कि चेन इज एसेंस। चेन ने उस लड़की का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे चेन उस लड़की के साथ मिलकर एल्केमी पार काम करने की तैयारी कर रहा है। लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या तुम इसे लेकर कॉन्फिडेंट हो। चेन अपने मन में सोचता है कि पिछले जीवन में एक मास्टर अल्केमिस्ट ने उससे पर्पल एपिफिलम का एसेंस निकालने के लिए मदद मांगी थी। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। चेन कमरे के बाहर खड़े गार्ड्स को बाहर जाने का आदेश देता है। वह कहता है, सामान यहीं छोड़ो और जाओ। गार्ड्स अपनी मालकिन की ओर देखते हैं, जिस पर वह भी आदेश देती है, वैसा ही करो जैसा उसने कहा। दोनों एक बड़ी फर्नेस के पास आते हैं। वे फर्नेस में कुछ खास नीले रंग की जड़ी बूटियां और पत्थरों को डालते हैं। भट्टी के नीचे आग जलने लगती है और धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ने लगती है। लड़की अपनी पावर का उपयोग करके फर्नेस को नियंत्रित करती है। चेन उसकी कुशलता को देखकर मन ही मन उसकी तारीफ करता है। तभी वह समय आता है जब मुख्य सामग्री पर्पल एपिफिलम को फर्नेस के ऊपर हवा में उछाला जाता है। जैसे ही फूल हवा में होता है, चेन अपनी उंगलियों के इशारे से थंडर पावर छोड़ता है। एक तेज गर्जना होती है और बिजली सीधे उस फूल पर जाकर गिरती है। कि यह देखकर चौंक जाती है क्योंकि यह तरीका बहुत खतरनाक और अनूठा है। बिजली गिरने के बाद फूल काला पड़ जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह नष्ट हो गया है। लड़की घबरा जाती है और बहुत गुस्से में है और का गला पकड़ लेती है। मैंने उस पर्पल एपिफिलम को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चेन कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें एलिक्सर चाहिए या नहीं, वहां देखो क्या है। चेन अपनी मैजिक टेक्निक से फूल से प्योर एसेंस निकाल देता है। लड़की यह देखकर दंग रह जाती है। लेडी मन में कहती है, यह तो नाइट एपिफिलम का एसेंस है। हे भगवान, एक ग्रेड 7 फायर एरे भी इतना शुद्ध एसेंस नहीं निकाल पाता। चेन फर्नेस का उपयोग करके उस एसेंस से एक सुप्रीम लेवल की एलिक्सर बना देता है। चेन कहता है, क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है। यह एक सुप्रीम नाइट एपिफिलम एलिक्सिर है। चेन लड़की को उसकी एल्केमी टैलेंट सुधारने की सलाह देता है। सिर्फ सुप्रीम तुम्हें अपना हुनर और सुधारना होगा। सिद्धांत रूप में इस एसेंस से एक लीजेंडरी एलिक्सर बनाया जा सकता है।
लड़की हैरानी में है। लड़की इलिक्सर पाकर खुश है और बदले में उसे कुछ भी देने को तैयार है। तुम्हें बदले में क्या चाहिए? मैं जो कर सकूं वो करूंगी। चेन कहता है, मुझे जल्द ही फ्रंटियर पर जाना है और मुझे बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स की जरूरत है। साथ ही अपनी कल्टीवेशन आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ कीमती सामान भी चाहिए। लड़की उसे एल्केमी एसोसिएशन का एक खास टैबलेट देती है। कोई बात नहीं, यह लो अल्केमिस्ट संघ का टैबलेट। तुम किसी भी ब्रांच से अपनी जरूरत का सामान ले सकते हो। यह तो तुम्हारी बहुत उदारता है। लड़की कहती है, तुम इसके हकदार हो, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। लड़की थक कर बैठ जाती है और लड़के के कौशल के बारे में और जानना चाहती है। क्या तुम गोलियां बनाने नहीं जा रहे हो? तुम काम पूरा होने के बाद आराम कर सकते हो। चेन कहता है, मुझे लगा तुम किसी की जान बचाने की जल्दी में थी। लड़की कहती है, इलिक्सर बनाने में मेरी बहुत ऊर्जा खर्च हो गई है, मुझे आराम की जरूरत है। वैसे जो तुमने अभी किया उसे देखकर मैं तुम्हारी काबिलियत के बारे में और जानने को उत्सुक हूँ। चेन कहता है, ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। तभी सीन बदलता है और चेन एक बड़े से फर्नेस के पास खड़ा है और फायर को चेक करता है और कहता है, फायर टू बिल्कुल सही लग रही है, चलो मटेरियल्स लेकर आओ। लड़की गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ। और दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन एंड में लड़की मान जाती है और मटेरियल लेन के लिए तैयार हो जाती है। लड़की एक ट्रे में जादी बुतिया और एल्केमी मटेरियल्स लेकर आती है। तभी चेन कहता है, मेरी सेवा पाना तुम्हारे लिए खुशकिस्मती की बात है। लड़की कहती है, ज्यादा हवा में मत उड़ो। चेन उससे मटेरियल्स लेता है और पिल बनाने की तैयारी शुरू करता है। बिना किसी सावधानी के सारा सामान एक साथ भट्टी में डाल देता है। लड़की चिल्लाकर कहती है, तुम इन मटेरियल्स के साथ इतनी बेदर्दी से पेश क्यों आ रहे हो? ये सिर्फ सामान की बर्बादी नहीं बल्कि एल्केमी का अपमान है। चेन मुस्कुराते ह्यू ओह मेन टू ऐसे हाई पिल्स बनाता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? एल्केमी में आमतौर पर बहुत धीरे और ध्यान से काम किया जाता है, लेकिन चेन बहुत ही अजीब और फास्ट तारिका इस्तेमाल कर रहा है। चेन अपनी लाइटनिंग जैसी पावर निकलता है और फर्नेस पर हमला करता है। अब ये देखो, चेन अपनी लाइटनिंग एल्केमी का इस्तेमाल कर रहा है। एक बड़ा धमाका होता है और फर्नेस से रोशनी निकलने लगती है। वो अपनी खास ताकत से बहुत तेजी से पिल को रिफाइन कर रहा है। धमाका खत्म होने के बाद चेन अपने हाथ में एक चमकती हुई नीली गोली इलिक्सर दिखता है। जिन जिन चौंक कर कहती है, एक कोर कोआगुलेटर ऐसे रफ मेथड से इतनी परफेक्ट इलिक्सर रिफाइन करना कैसे मुमकिन है? वो सोचती है, मेन क्षु जिंग जिंग एल्केमी एसोसिएशन के लीडर की बेटी हूँ। मैंने बचपन से बेड बेड एल्केमिस्ट्स देखे हैं, लेकिन असली मास्टर टू आम लोगों के बीच छुपा हुआ था। जिन जिन कहती है, चेन मुझे माफ कर दो जो मैंने पहले बदतमीजी की। अगर तुम्हें कभी भी हमारी ब्रांचेस से मदद चाहिए हो तो बेझिझक बताना। चेन कहता है, ठीक है, फिर मिलेंगे। तभी सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। चेन पूरी तरह से तैयार है और अगले लेवल पार जाने के लिए कॉन्फिडेंट दिख रहा है। चैन मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाता है। उसके चारों ओर एक फॉर्मेशन चमक रहा है। वह उस नीली चमक वाली इलिक्सर को निगल लेता है और कहता है, मैं पहले से ही जेन्युइन क्यूआई स्टेज के पीक पर हूँ। कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुँचने में बस एक कदम की देरी है। यह गोली मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। जैसे ही वह ध्यान लगाता है, उसके शरीर से नीली एनर्जी की लहरें निकलने लगती हैं, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और हवा में एक गूंज पैदा होती है। वह सफलतापूर्वक अपनी पावर को अगले लेवल पर ले जाता है। पावर बढ़ने के बाद चैन उसी डंजियन में जाता है जहां एक रहस्यमयी ओल्ड मैन चेन्स से बंधा हुआ था। चेन कहता है, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या डोंग दाफा कोई नई चाल चल रहा है? जंजीरों में बंधा वह गुरु चैन की बढ़ी हुई शक्ति को महसूस करता है और दंग रह जाता है। तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गए, यह अविश्वसनीय है। तुम्हारी उम्र क्या है? चैन कहता है, मैं अगले महीने 15 साल का हो जाऊंगा। ओल्ड मैन हैरानी से कहता है, एक 14 साल का कोर फॉर्मेशन फाइटर, बहुत बढ़िया, तुम मेरी सोच से भी बेहतर निकले।
अब मुझे अपनी योजना थोड़ी बदलनी होगी। तभी ओल्ड मैन चेन को अपने पास बुलाता है और कहता है, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? चेन उनसे उनका नाम पूछता है। ओल्ड मैन बताता है कि वो अपना असली नाम भूल चुका है, लेकिन दुनिया उसे मैड थंडर के नाम से जानती है। वो उसे एक बहुत ही शक्तिशाली आर्ट सिखाने का ऑफर देता है। क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे और थंडर किंग स्क्रिप्चर सीखना चाहोगे? चेन हैरान रह जाता है क्योंकि उसने ये नाम पहले सुना है। यूं पता चलता है कि चेन ने पिछले जन्म में वही थंडर किंग स्क्रिप्चर सीखा था जिसकी वजह से यूज थंडर किंग कहा जाता था। चेन मन ही मन सोचता है कि पिछले जन्म में उसके पास इस स्क्रिप्चर का सिर्फ आधा हिस्सा था, जिसकी वजह से वो ट्रिब्यूलेशन में फेल हो गया और उसे दोबारा रीइंकारनेट होना पड़ा। चेन मैड थंडर से पूछता है कि उसके पास इस स्क्रिप्चर का कौन सा हिस्सा है। मैड थंडर बताता है कि उसके पास सेकेंड हाफ, दूसरा आधा हिस्सा है। लड़का खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास पहले से पहला हिस्सा था। अब वो पूरी स्किल सीख सकता है। चेन तुरंत घुटनों पर बैठकर मैड थंडर को अपना शिफो मास्टर मान लेता है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैड थंडर खुश होकर उसे अपना डिसाइपल बना लेता है। मैड थंडर यूज वो स्क्रिप्चर देता है और कहता है कि उसे जल्दी ही फ्रंटियर यानी सरहद पर भेजा जाएगा, इसलिए उसे जल्दी से ये स्किल सीख लेनी चाहिए। चेन कहता है कि उसके पास अपने मास्टर को आज़ाद करने का एक रास्ता है, लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि इस बारे में वो तब बात करेंगे जब चेन बॉर्डर से वापस लौट आएगा।